हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की किसके बारे में, एक खाली जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन किया था इस यूनिट का, जिसमें हम लोगों ने ये बात की कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो चुंबक की वजह से, मैग्नेट की वजह से और एक गतिशील मूविंग चार्ज की वजह से होता है। अब मैग्नेट की वजह से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग बात करेंगे मूविंग चार्ज की वजह से, गतिशील आवेश की वजह से जो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, हम लोग ये बात कर रहे थे कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक मटेरियल में सबसे छोटा पार्ट एटम है। एटम से भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उससे भी छोटे क्वार्क होते हैं, पर उतनी डिटेल में नहीं जा रहा मैं बोल रहा हूँ कि हर एक मटेरियल के अंदर एटम होता है। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो चार्ज है, वो चार्ज घूम रहा है, अब उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसके ऊपर बात करते हैं कि एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इन एटम, मैग्नेटिक फील्ड इन एटम, परमाणु में चुंबकीय क्षेत्र, परमाणु में चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या बात कर सकते हैं। एटम में मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात करने का मतलब ऐसे हो गया कि जैसे एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट में मान लो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन है जो गति कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब आप ऐसे सोचिए, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा बी, है ना। साथ ही ये चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट करता है, जिसको म्यू से लिखते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एक चुंबकीय क्षेत्रीय मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने का एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है, जिससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है या कम है, इलेक्ट्रॉन धीरे घूम रहा है या तेज घूम रहा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना कमजोर है, उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है कौन? एक गुण, एक प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो गई। तो एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। चलिए, ठीक है, अब हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है ना, दो टाइप की होती है। इसकी जो मोशन है वो दो टाइप की है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो गति है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? इसकी एक मोशन तो होती है कौन सी? ऑर्बिटल, कक्षीय गति, जिसको बोलते हैं कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। और एक होता है इसका चक्रण गति, स्पिन मोशन। एक तो होता है ऑर्बिटल मोशन, मतलब कक्षा के अंदर गति करता है। एक होता है स्पिन वाला मोशन, जिसको हम लोग ओनली स्पिन या चक्रण बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके की मोशन है। अब आप सोचिए, अगर कक्षीय गति कर रहा है तो ये भी गति है और ये भी गति है। तो ये गति कर रहा है तो इसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। ये गति कर रहा है तब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, दोनों की वजह से होगा। हम एक एक को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे कक्षीय गति की वजह से, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, कितना मैग्नेटिक मोमेंट, कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किसको? कक्षीय गति को। और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ये छोटा सा पार्ट है बहुत, क्योंकि चक्रण गति भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये आता है क्वांटम मैकेनिक्स में थर्ड ईयर में जाके। ये बहुत वाइड लेवल पे इस पे बात होती है। अभी हम लोग कक्षीय गति पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ऑर्बिटल मोशन पे। तो चलिए हम लोग ऑर्बिटल मोशन पे बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति, कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। ठीक है,
ऑर्बिटल मोशन या कक्षीय गति, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब कक्षा के अंदर गति कर रहा होता है तो उसकी वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है वो कितना होता है, क्या होता है, उसके ऊपर बात करें। चलिए, तो एक न्यूक्लियस है मेरे पास में, क्या है, एक नाभिक है, इसके चारों तरफ एक कक्षा है और इस कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, चर्चा करें। चलिए भैया आ जाइए, हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक कक्षीय गति की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। इतनी बात क्लियर है। तो देखो, पहले हम लोग धारा की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो गतिशील आवेश धारा उत्पन्न करता है, करंट जनरेट करता है, तो करंट के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, आई जो होता है करंट धारा, वो क्या होता है, Q/T, यही होता है ना। अरे चार्ज अपॉन समय, यही होता है, आवेश बटा टाइम, ये क्या होता है, करंट होता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका वेलोसिटी जो है कितना है, v वेलोसिटी है। इसका जो चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना है, -e, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ -e/t। ये नेगेटिव साइन क्या रिफ्लेक्ट करता है, नेगेटिव साइन चार्ज की वजह से है, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो धारा की दिशा उल्टी होती है, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है धारा की दिशा। ये पता होगा, करंट का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज जब मूव कर रहा हो तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, वो चीज शो कर रहा है। आगे चलिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। दूसरा देखो, ये टी क्या है, टी है टाइम पीरियड, मतलब टाइम है, ये टाइम पीरियड जिसको बोल सकते हैं आवर्तकाल, मतलब इसको एक चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा। एक चक्कर मतलब यहां से यहां तक पूरा एक परिधि पूरा करने में, एक पूरा वृत्त कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब एक वृत्त करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, परिधि के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, तो दूरी तो है 2πr, इतनी दूरी चलनी पड़ेगी इसको, और वेग कितना है v, तो ये दूरी बट्टा वेग या चाल, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये क्या बताएगा, यही तो आएगा टाइम पीरियड। अरे एक चक्कर करने में 2πr डिस्टेंस चलनी पड़ेगी अगर r रेडियस है तो, और v वेग से चल रहा है तो v से डिवाइड कर दो तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा ना, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दो ना, I = -e/2πr × v। ये अपने पास क्या आ गया, करंट आ गया, धारा आ गई, धारा। ठीक है, अब हम लोग ये बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, धारा उत्पन्न होगी, और मूविंग चार्ज की वजह से, मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट होगा, चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। अब वो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको मैथमेटिकली कैसे फॉर्मूला है उसका, वो फॉर्मूला समझो। जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, अरे चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या है, अभी बताया ना मैंने। चुंबकीय आघूर्ण एक चुंबकीय गुण को ही बताता है कि आपका जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ वो ज्यादा है कि कम है, उसका प्रभाव कौन बताता है, चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट वही बताता है, इसको म्यू से लिख सकते हैं, और म्यू क्या होगा, धारा इंटू क्षेत्रफल, धारा इंटू क्षेत्रफल, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये क्या डिफाइन किया गया, ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू = करंट, करंट है आई, और एरिया किसका, एरिया ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है r रेडियस में, अरे ये प्लस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो r रेडियस में घूम रहा है, तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है ना, कितना, ये एरिया कवर कर रहा है, तो ये एरिया है ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना एरिया होगा ये, πr², तो ये πr², ये हो गया। करंट कितना आएगा, करंट तो अभी कैलकुलेट किया था, ये रहा, -ev/2πr × πr², पाई से पाई, r से r, तो क्या बचा, -ev/2, ये म्यू बचा। ये म्यू आया है कौन सा, कक्षीय गति की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। तो इसको जैसे एक तो कक्षीय गति की वजह से आएगा, एक चक्रण की वजह से आएगा, एक तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से, एक स्पिन, तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं। कक्षीय गति की वजह से जो आता है उसको लिखते हैं μl से, और चक्रण की वजह से, स्पिन की वजह से जो आता है उसको μs से। ये ऑर्बिटल की वजह से, ये चक्रण की वजह से, स्पिन की वजह से, तो इसको μl लिख देते हैं हम लोग।
क्या लिख देते हैं, म्यू एल, क्योंकि वो स्पिन की वजह से आएगा, उसको म्यू एस लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसको इक्वेशन नंबर में आगे पुट कर देता हूँ, 3 बोल देता हूँ। ये आ गया आपका म्यू। अब इसी को दूसरे टर्म में और भी कैलकुलेट किया जाता है। देखो ऐसे, आपने बोर मॉडल पढ़ा हुआ, बोर मॉडल, और बोर मॉडल में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या, देखो बोर मॉडल छोड़ो एक सेकंड, पहले दूसरी बात बताता हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, कोणीय संवेग, ये इस तरीके से होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल संवेग, मतलब लीनियर मोमेंटम। ये आपने पढ़ा होगा पहले, ये 12th क्लास में आता है ये चीज़, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा है मैंने। आर वेक्टर, पी वेक्टर क्या होता है, एम वी वेक्टर, अरे मोमेंटम ये होता है ना। ठीक है, देखो ये मास तो स्केलर क्वांटिटी, मास को तो ले लो बाहर, ये हो गया आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये एल वेक्टर। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो क्या होता है, वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी की और आर की डायरेक्शन देखो। जैसे यहाँ पर ये आर है, वेग हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है सर्कुलर पाथ में, तो इन दोनों के बीच में ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये आर, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कहीं पे भी देख लो, सपोज यहाँ पे देखना है, ये आर है और ये वेलोसिटी, ये भी 90, यहाँ पे देख लो ये आर है और ये वेलोसिटी, तो ये हमेशा आर और वी के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहेगा, 90 का। तो देखो यहाँ से मैं अगर करूँ एम आर वी साइन 90 क्रॉस प्रोडक्ट को इंटू एन कैप, कोई डायरेक्शन आ जाएगी, 90 साइन थीटा आएगा ना, थीटा का वैल्यू कितना 90, तो 90 रख दिया। देखो एम ये वी आर हो गया और ये एन कैप, ये एल वेक्टर। ठीक है, आप ये यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर हटा दो, ये एन कैप क्या है, एन कैप तो इसकी दिशा बता रहा है, तो एन कैप को हटा दो तो यहाँ से वेक्टर हटा दोगे तो एल इक्वल टू एम वी आर। ओनली परिमाण की बात कर लूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ, तो एल इक्वल टू किसके आ गया, एम वी आर के। यहाँ से देखो, यहाँ से वी आर जो है क्या आ गया, एल बाई एम, तो वी आर का वैल्यू एल बाई एम आएगा, वी आर का वैल्यू एल बाई एम आएगा, तो देखो क्या बनेगा यहाँ से, म्यू एल इक्वल टू माइनस ई बाई टू, वी आर का वैल्यू क्या है, एल बाई एम, ये आ गया क्या, तो ये मिला मुझे म्यू एल, म्यू एल क्या मिला, माइनस ई बाई टू एम एल। वेक्टर क्वांटिटी लगाना चाहो तो देखो वेक्टर साइन लगा दो यहाँ पे दोनों पे, ये लो, ये आ गया मेरे पास, ये चीज़ मिल गई भैया। आगे बात क्लियर है। अभी देखो म्यू एल और एल, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा एल वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, नेगेटिव साइन ये बता रहा है। बाकी ओनली परिमाण बताना चाहो तो ये नेगेटिव हटा भी सकते हो, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करो तो नेगेटिव साइन हटा सकते हो आप, राइट। ये आगे बात समझ, यहाँ से आगे और देखो दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दूसरी बात, तो दूसरी बात ऐसे कर सकते हैं। देखो एक और चीज़ डिस्कस की जाती है यहाँ पे, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोर मॉडल जो था ना, परमाणु का बोर मॉडल था ना, बोर मॉडल, बोर मॉडल के हिसाब से एक चीज़ बताई गई थी उसने कि एल जो होता है कोणीय संवेग होता है वो एन एच अपॉन 2 के बराबर होता है, अगर आपको याद हो तो। बोर ने ये बताया था कि कोणीय संवेग होता है एन एच अपॉन 2 के बराबर होता है। ये बोर मॉडल ने की परिकल्पना जो थी, हाइपोथेसिस ऑफ बोर मॉडल, उसमें ये था, तो उससे हम लोग ये यूज करेंगे यहाँ पे। देखो एल का वैल्यू ये होता है, एल का वैल्यू मैं यहाँ पे ये रख दूँ, सपोज यहाँ पे ये रख दूँ, तो देखो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, ये म्यू एल जो है बनेगा माइनस ई बाई टू एम, तो ऑलरेडी है, एल का वैल्यू आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से जो भी बनना है ये बनेगा ई एच अपॉन 4m पाई n, ये म्यू एल आ गया, इसे बन गया। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये इसको एक कांस्टेंट से लिख, देखो सारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एच है, एच को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है।
तो इसको एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं, EH/4m पाई को एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं, म्यू बी। क्या लिखते हैं? म्यू बी। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये कांस्टेंट है, बस इसको बोल रहे, नाम है इसका बोर मैग्नेटॉन। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, म्यू एल जो है वो क्या आ गया, माइनस म्यू बी इंटू एन। ये इसका वैल्यू आ गया। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कक्षा में, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, कक्षीय गति कर रहा है, तो उसकी वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण आया वो निकाल लिया, मैग्नेटिक मोमेंट आया वो कैलकुलेट कर लिया। तो इसको अलग अलग फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। ये यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म में था, फिर यहाँ पर हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के टर्म में निकाल लिया, फिर यहाँ पर एन और म्यू बी के टर्म में निकाल लिया। तो अलग अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एक दूसरी चीज़ और देख लो, ये जो म्यू बी कॉन्स्टेंट है ना, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे म्यू बी का वैल्यू भी देखो, ई का वैल्यू रख दो कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। एच जो होता है उसका वैल्यू होता है अराउंड 6.02, 6.6 × 10⁻34। और 4m का जो वैल्यू होता है, एम इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और एम पाई जो है, पाई का क्या हो गया, 22/7, 3.14, ये हो गया। ये मिल गया। इसका एक कुछ फिक्स कैलकुलेट करते हैं तो एक वैल्यू आता है, वो मुझे याद नहीं है बट मैं देख के बता देता हूँ। इसका वैल्यू क्या होता है, समथिंग 9 पॉइंट समथिंग आता है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये वैल्यू आता है 9.27 × 10⁻24। ये इसका वैल्यू है। किसका वैल्यू आया है, ये म्यू बी का वैल्यू आया भैया। बोर मैग्नेटॉन जो कि क्या है, कांस्टेंट है क्वांटिटी। इस कांस्टेंट को हम लोगों ने बोर मैग्नेटॉन बोल दिया, बाकी कुछ इसमें है नहीं बड़ी बात। तो इसको हम लोगों ने बोर मैग्नेटॉन बोला और बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू ये मिला मुझे, राइट। चलिए ये चीज़ कैलकुलेट। अब देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट पूछा जा सकता, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन को स्टडी करो और उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण निकालो। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो पता करो। दूसरा एक ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से देखो क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ से ये जो आंसर आया था इससे निकाला जाता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन क्या बनाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये बनाते हैं कि कक्षीय गति में, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति में चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, इसको सिद्ध करो। प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये विपरीत दिशा में होता है ना, ये बताया था मैंने। इसको भी पूछा जाता है, इस पे भी आता है क्वेश्चन। मतलब आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ से लैंग्वेज बना देता है। आगे बात समझ। जैसे देखिए आप 11th-12th में पढ़ते थे, वहाँ पर आपकी नोट से बाहर कोई चीज़ जाती नहीं थी। वहाँ पर एक फिक्स पैटर्न होता था कि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरीके से आएगा। वो फिक्स वही चीज़ें होती थी। कुछ बहुत कम, रेयरली कुछ अलग तरीके से पूछता था। ये आप कॉलेज में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तो आपको अलग तरीके से भी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो गए। अब देखो हम लोग ऑर्बिटल मोशन तो डिस्कस कर ली, अब एक नई चीज़ और डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एक बार मैं टाइम देख लूँ। देखो यहाँ पे एक और बात करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। इसको बोलते हैं कक्षीय जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति, या अनुपात भी बोल देता हूं। निष्पत्ति का मतलब है अनुपात। क्या है? ऑर्बिटल जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। ऑर्बिटल जाइरोमैग्नेटिक रेशियो मतलब दो चीज़ों का अनुपात लेना है, उस अनुपात को ही हम लोग ये बोलेंगे। देखो हम लोगों ने अभी चीज़ कैलकुलेट की थी कि म्यू एल जो आया है वो क्या आया है, -E/2m इंटू एल वेक्टर, ये कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर ये जो है म्यू एल और एल वेक्टर का जो अनुपात है ये क्या आया, -E/2m।
तो यहां पर हम लोगों ने दो चीजों का रेशियो लिया, दो चीजों का अनुपात लिया। किसका किसका? कक्षीय चुंबकीय गुण और कक्षीय कोणीय संवेग। ये तो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, और ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। इन दोनों का जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं ये। आगे बात समझ में? सिंपल सी बात है, इसमें कुछ और आगे कुछ कैलकुलेट भी नहीं करने वाले, ये सिंपल सी बात है। तो क्या है? कक्षीय चुंबकीय गुण और कक्षीय कोणीय संवेग, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति अनुपात। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा? ये ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अगर आप चाहो तो इसका वो कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो डायरेक्शन। आप इसका ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो तो इस नेगेटिव साइन को भी रिमूव कर सकते हो, ये आता है। आगे बात समझ? आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पिन के रेशियो की भी बात करेंगे, और जब स्पिन के रेशियो की बात करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर म्यू एस और एस आ जाएगा, समझ गए ना? तो सिंपल बस इसी तरीके से फंडामेंटली वैसे काम होता है। क्लियर है? चलिए हम लोग इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी या लार्मर आवृत्ति। ठीक है? ओके, थैंक यू।